वन लाइनर अगर याद करना हो तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आएगा, मतलब अपनी तरफ ध्यान खींचना। दे आर हॉट इन कॉन्वर्सेशन बट कोल्ड इन बेड। तो बातें करने के लिए तो उनके पास बहुत सारा सेक्स है, बट जब सेक्स करने की बात आएगी तो हो सकता है कि वहां से पूरी तरह से चूक हो जाए। क्राइटेरिया तो पहले से चलते आए होंगे काफी समय से, बट 18 साल के बाद ही आप किसी पर्सनैलिटी को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें साइकोथेरेपी का रोल है, लेकिन काफी लंबी चलेगी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। उसके लिए बाकायदा हमारा एक पूरा वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पर्सनालिटी तो सभी की होती है, सभी का कुछ ना कुछ स्वभाव या नेचर होता है, बट कुछ खास स्वभाव अगर एक कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो और 18 साल के बाद भी प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से उनकी और दूसरों की ज़िंदगी में भी दिक्कत आ रही हो, चाहे वो समझ पाएँ या नहीं, तो उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। वो 3 क्लस्टर्स में बांटा जाता है, ABC। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा फिलहाल। जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लस्टर B होता है, उसमें हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अलावा बॉर्डर लाइन, एंटी सोशल और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी आता है। इसमें इमोशनल, ड्रामेटिक और इरेटिक तरह के लोग होते हैं। खासकर अगर हम हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी की बात करें, उसमें जो वन ऑफ द मेन वन लाइनर अगर याद करना हो तो वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आएगा, मतलब अपनी तरफ ध्यान खींचना। लेकिन पूरी पर्सनालिटी को डायग्नोस करने के लिए तो 8 में से 5 क्राइटेरिया प्रेजेंट होने चाहिए। पहले हम क्राइटेरिया रन थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपके मन में खुद ही आने लगेंगे। 1-2 हेल्प करने के लिए मैं मीडिया से ज़रूर उठाऊंगा ताकि आप इसको बेटर ढंग से समझ पाएँ। तो कौन से 8 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम डायग्नोस करते हैं कि किसी को हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं। इसमें से कम 5 प्रेजेंट होने चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया है अनकंफर्टेबल इन ए सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट सेंटर ऑफ अटेंशन। तो अगर आप पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि शादियों में कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा ज़रूर होता है, और हर बार वही रिश्तेदार होता है जिसको बार बार परेशानी होती है। उनको लगता है कि उनको उतनी बार नहीं, या उस तरह से नहीं पूछा गया जैसा कि उन्हें पूछा जाना चाहिए था, जबकि बाकी लोगों को उतना नहीं लगता, चाहे सेम इम्पोर्टेंस उनको भी मिली हो, क्योंकि पूरे ग्रुप में वो चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है उन्हीं को मिले। कई बार कई लोग इतने टैलेंटेड भी होते हैं कि उनको मिलनी भी चाहिए, बट कई बार जितना हम होते हैं उससे अगर हम ज़्यादा चाहेंगे तो हमें निराशा का सामना करना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और उसके लिए वो कई तरह की चीज़ें भी कर गुजरते हैं। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, इंट्रैक्शन इज सेक्सुअली सेडक्टिव एंड प्रोएक्टिव बिहेवियर। मतलब उनका जो तरीका है दूसरे को लुभाने का या फ्लर्ट करने का, एक तरह से आप कह सकते हैं, तो फ्लर्टी या सेक्सी काइंड ऑफ बिहेवियर होता है, तो दूसरों को उत्तेजना पैदा करने वाला होता है। बट इसी क्राइटेरिया के साथ एक खास बात आती है जो बुक में लिखी हुई है, वो ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो एनऑर्गेज्मिक होते हैं, और जो मेल्स होते हैं वो कई बार इम्पोटेंट होते हैं। एनऑर्गेज्म का मतलब है कि जब वो एक्चुअल सेक्स करने की बात आएगी तो फीमेल को ऑर्गेज्म भी नहीं होगा, और एक्चुअल सेक्स करने की बात आएगी तो हो सकता है कि मेल्स को इरेक्शन भी ना हो। जबकि एक लाइन भी होती है, उसमें लिखा होता है कि दे आर हॉट इन कॉन्वर्सेशन बट कोल्ड इन बेड। तो बातें करने के लिए तो उनके पास बहुत सारा सेक्स है, बट जब सेक्स करने की बात आएगी तो हो सकता है कि वहाँ से पूरी तरह से चूक हो जाए। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है वो शिफ्टिंग एंड चैलो एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। कि सामने वाले के जो इमोशंस हैं, अगर वो किसी के साथ जाके उसका दुख बांटने जाए या खुशी बांटने जाए, तो वो जो इमोशंस हैं सामने वाला उतना कनेक्टेड फील नहीं करेगा। उसको लगेगा कि ऊपर ऊपर से ही बात हो रही है, दिल की गहराइयों में जो है वो बात नहीं हो पा रही है, या उस लेवल पर नहीं जा रही है, डीप कॉन्वर्सेशन या दिल की बातें जिसको हम कहते हैं। उसके बाद है फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन। जैसे हमने शुरू में ही बात की थी, तो मेन जो थीम होता है वो अटेंशन सीकिंग होता है। तो उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, कपड़े पहनने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब उन्होंने अगर घड़ी भी पहनी होगी तो हाथ हिलता ही रहेगा ताकि बाकी लोग नोट करें। अगर फ़ोन भी होगा तो वो फ़ोन भी डांस करता रहेगा ताकि दूसरे लोग उस पर ध्यान ज़रूर दें कि उन्होंने कौन सा फ़ोन लिया हुआ है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस होगी। तो फिजिकल अपीयरेंस के लिए वो चाहे गाड़ी हो, घर का इंटीरियर हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ इस तरह का होगा कि आपका ध्यान जाने अनजाने में उस तरफ आकर्षित होगा ही, चाहे आप उस इंसान को ना भी जानते हो। और मीडिया की काफ़ी सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपके मन में इस टाइम पॉपअप कर सकती हैं। उसके बाद है स्पीच स्टाइल। जैसे बात करने का तरीका होता है कि वो इतना स्टाइलिश होगा कि ना चाहते हुए भी आपका ध्यान जाएगा, चाहे वो सही एंगल से जाए या
गलत एंगल से। तो अटेंशन सीकिंग जो है वो कोर फीचर है एक तरह से, चाहे वो कपड़ों की बात करें, चाहे हम बात करने की बात कर रहे हैं, जो कि इसका 5th क्राइटेरिया है। 6th क्राइटेरिया है इमोशंस। इमोशन में भी सेल्फ ड्रामेटाइजेशन होगी या थिएट्रिकल या एग्जैजरेटेड प्रेजेंटेशन होगी। जैसे मुझे अभी भी याद है राखी सावंत ने जब ब्रेकअप किया था अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसका भी बाकायदा प्रॉपर फुटेज बना हुआ था जब उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा और वो गया, तो मीडिया टीम प्रॉपर उस टाइम पे थी जब वो उस तरह से कर रही थी। तो प्लान्ड कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से। और जैसे कि पूनम पांडे जी ने कमेंट किया था कि मैं इंडिया की टीम जब वर्ल्ड कप जीतेगी हम सब खुश होंगे, हम सब खुश हुए भी थे और ये भी किया था हमने, बट हम में से किसी ने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि हम कपड़े उतारेंगे। चलो अकेले में कोई कपड़े उतारता है तब भी ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि हम पब्लिकली कपड़े उतारेंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मुझे परमिशन जो है वो शरद पवार जी दे दें या वो दे दें। ये क्या था, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए थी। या जैसे लेडी गागा, वैसे तो मैंने सर्च किया था तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि उनको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, बट ऐसा होता है कि कई बार क्लस्टर बी के आपको डिसऑर्डर्स हों, तो कई बार क्लस्टर मतलब एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है तो दूसरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो क्लस्टर बी को ही बिलोंग कर सकती है, उसका एक क्राइटेरिया हो। जैसे उन्होंने एक बार मीट की ड्रेस पहनी थी, मीट पूरी बॉडी पे लगा, तो आप चाहें या ना चाहें तो आपका ध्यान जाएगा ही। तो उनका उस तरह का सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, अभी ये तो इमोशन की बात हो रही थी, बट मतलब एक तरह से एक ड्रामेटाइजेशन होता है, एक तरीका होता है कि आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे बात करने का तरीका हो, चाहे इमोशनल ड्रामेटाइजेशन। अगर हम इमोशनल ड्रामेटाइजेशन की भी हम बात करें तो इसमें अगेन हम राखी सावंत जी की मदद ले सकते हैं कि जब एक टीवी स्टार ने सुसाइड किया था, जो कि बहुत ही दुखद भरी घटना होती है, उसमें भी उन्होंने मीडिया वालों को बुलाया और ये बोला कि पंखे हटा देने चाहिए, पंखे बैन कर देने चाहिए ताकि कोई सुसाइड ना कर सके, विच वॉज क्वाइट शैलो इन इमोशंस यू कैन से एंड वेरी ड्रामेटिकली प्रेजेंटेड। उसके बाद है दे आर वेरी सजेस्टेबल। सजेस्टेबल का मतलब होता है जैसे हिंदी में बोलते हैं कान का कच्चा, कि अगर कोई दूसरा समझाता है या बोलता है तो उसकी बात को वो फटाफट मान लेते हैं। जो रिलेशनशिप जो होते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, रिलेशनशिप्स आर मोर इंटीमेट, दे फील दैट दे आर मोर इंटीमेट देन एक्चुअली दे आर। जैसे मैं, वो तो मेरा बहुत गहरा दोस्त है, उसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ, जबकि इतना गहराई उस रिलेशनशिप में नहीं होगी। जैसा कि हम पहले भी एक क्राइटेरिया में बात कर चुके हैं कि रिलेशन काफ़ी फ्रेजाइल या सुपरफिशियल होते हैं। तो ये सारे जो क्राइटेरिया थे हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के थे, इनमें से अगर 5 भी प्रेजेंट हो तो हम कह सकते हैं कि उनको हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। क्राइटेरिया तो पहले से चलते आए होंगे काफ़ी समय से, बट 18 साल के बाद ही आप किसी पर्सनैलिटी को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें साइकोथेरेपी का रोल है, लेकिन काफ़ी लंबी चलेगी। अगर और डिसऑर्डर्स की बात करें तो इसमें सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, या आजकल DSM-5 के हिसाब से सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर आएगा। और इसमें ट्रीटमेंट में मेडिसिन में एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी, इन सब का रोल भी हो सकता है, बट साइकोथेरेपी का रोल पहले होगा और मेडिसिन का बाद में। तो ओवरऑल अगर हम बोलना चाहें तो ये लोग एक्साइटेबल होते हैं, इमोशनल होते हैं, इनका बिहेवियर काफ़ी कलरफुल और ड्रामेटिक होता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, फ्लैम्बॉयंट होते हैं, मतलब जितने ड्रामेटिक वर्ड्स आप, थिएट्रिकल वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस तरह के लोग जो फैशन इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में जो है मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। कुछ बिजनेस टाइकून्स भी हो सकते हैं जो इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हो। तो दोस्तों अगर हम समराइज करें हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, तो जिसको जो की कोर सिम्टम है वो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, चाहे वो ड्रेसअप के तरीके से हो, इमोशंस के तरीके से हो, बातचीत करने के तरीके से हो। रिलेशनशिप भी बहुत सुपरफिशियल होंगे, दिखाई या समझ में आएगा कि वो बहुत गहरे हैं, बट एक्चुअली वो उतने डीप होंगे नहीं। ट्रीटमेंट के लिए इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट से साइकोथेरेपी ले सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन का रोल भी है। और कॉमन डिसऑर्डर्स में इनके साथ पेशेंट को सोमैटोफॉर्म या सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।